बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, प्यार करता है तो गालियां देता है। अब्यूज बर्दाश्त करने के डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कंपनसेट कर रहा है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एंगर बहुत बढ़ गया है। मर्द गुस्सा करता हुआ अच्छा लगता है, गुस्सा तो मर्द पे जचता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के टर्म्स हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिए, पूरा मतलब चेंज कर दिया। किसी भी इंसान को कहते हैं ट्रॉमा में है, जबकि ट्रॉमा की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। हमारे बच्चे कहते हैं मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। अब उन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता पैनिक अटैक क्या होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये एंजाइटी नहीं है, या परेशान हो रहे हैं। घबराहट एंजाइटी नहीं है। अगर आप उदास हैं तो खुद को डिप्रेस्ड मत कहें। तो अगर आपने अपने दिमाग को फीड किया ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, आपने ये टर्म यूज की है, आपका ब्रेन प्रोसेस भी ऐसे ही करता है और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे जितने इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सारे मसले गायब हो जाए। बिल्कुल। सो जाओ वरना तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, अब्बू मारेंगे। बाप को बच्चे के दिमाग में एक मॉन्स्टर बना दिया। बाप को देख के उसको घबराहट होगी, सांस चढ़ेगा, वो खुल के बात नहीं कर सकेगा। बाप का प्यार, बाप की हर चीज पसे पर्दा हो जाएगी, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने गैर दानिस्ता तौर पे बाप को मॉन्स्टर बना दिया। या फादर को जो है, आप जब हम जलाद बनाते हैं, एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है, एक नाता टूट जाता है। फिर फादर के साथ जब उसको जरूरत होती है कनेक्शन की, वो चीज वापस नहीं आ पाती। अपने बाप को गले लगा के ये नहीं बोल सकते कि उन्हें मुझसे कितना प्यार है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहर ज़िशान एंड यू आर वाचिंग 92 पॉडकास्ट। बहुत अरसे से मैं ये डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जिसका दिल करता है आके आपको साइकोलॉजी के बारे में बताने लग जाता है। तुम नार्सिस्ट हो, ये नार्सिस्ट है, ये एम्पैथ है, ये सैडिस्ट है। लेबल करना शुरू कर दिया हमने, उसका बैकग्राउंड जाने बिना। हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, मगर हमने ऐसे ही कोई एक दो बिलावजह की किताबें पढ़ ली, हमने 4-5 कोई गोरों की रील्स देख ली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और वहाँ से हमने एक लफ्ज़ सुन लिया और वो लफ्ज़ हमने हर एक पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनको ज़रा नहीं पता साइकोलॉजी के बारे में। वो बस उन्होंने 4-5 फ्रेज़ अपने दिमाग में बिठा लिए हैं और वो हर एक पे वही फिट किए जा रहे हैं। इस चीज़ का इतना ज़्यादा सोसाइटी को नुकसान हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने आज दावत दी है कुर्रतुल ऐन साहिबा को, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये आप भी देखती होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसका दिल करता है वो उठता है, वो कहता है कि जी अगर आपका शौहर आपको टाइम नहीं दे रहा तो वो कहीं और देख रहा होगा, उसका आपसे दिल भर गया है, वो बेचारा बेशक काम कर रहा हो। बिल्कुल। वो बेचारा शायद अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर सोच रहा हो। और इसी तरह ख़वातीन के बारे में कि अगर कोई आपकी बीवी आपको रात को आप आते हैं और आपको वार्मली इंटरटेन नहीं करती, आपको वार्म वेलकम नहीं देती, आपको अच्छे से आपके हर वक्त हंस के बात नहीं करती, तो वो इसका मतलब है कि उसका भी ध्यान कहीं और है। ये आम रील्स देखी जाती हैं। तो इससे एक अलग किस्म की ना पोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि घरों में हर बंदा हर वक्त एक ही स्टेट में तो नहीं होता। बिल्कुल। इवन मोहब्बत भी है तो हर वक्त मोहब्बत की स्टेट में तो नहीं रह सकता इंसान, उसको मोहब्बत का एहसास होता है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी एक अपनी साइकोलॉजी है, अपनी मेंटल हेल्थ है। तो मैं आज ये चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रा थोड़ा सा ना लोगों को समझाएं कि ये खुदा का वास्ता, ये जो सिर्फ मशहूर होने के चक्कर में 1-2 रील्स सुन लेते हैं किसी गोरे की और फिर उसके ऊपर सारी डिटेल बताना शुरू कर देते हैं आपको। मैं जो लेजिट लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो आवाम समझ चुकी होगी। तो इन्होंने माशरे के साथ क्या किया है? मुझसे भी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जब वो लोग इस तरह की रील्स देखकर, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को देखकर मेरे पास आते हैं। मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे स्टूडेंट्स, और मुझसे क्वेश्चन हो रहा होता है कि मुझे बताओ क्या वाकई मेरा बॉयफ्रेंड नार्सिस्ट है, मुझे बताओ क्या वाकई वो बॉर्डर लाइन है। और मैं सोच रही होती हूँ कि क्या बॉर्डर लाइन ये होता है? बॉर्डर लाइन की बिल्कुल वो डेफिनेशन नहीं है जो बताई जा रही है, नार्सिस्टिक की वो डेफिनेशन नहीं है जो बताई जा रही है। और इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी हमने टर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है लेमन टर्म्स में, जिनका बिल्कुल मीनिंग तब्दील कर दिया गया है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने चीज़ों को वाकई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी बयान करना शुरू कर दी है। नार्सिस्ट की जो सही डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी,
वो क्या है? नार्सिसिस्टिक एक ऐसे इंसान को कहते हैं, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आगे जाके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन सकता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्ली एज में डेवलप होना शुरू होता है। ये उन लोगों को कहते हैं जो कहीं ना कहीं सेल्फ एंटाइटलमेंट का शिकार होते हैं, ग्रैंडियोसिटी, हु थिंक्स दैट आई एम समवन, आई एम सुपीरियर फ्रॉम एवरीबडी अराउंड यू, even though if they are wearing the worst clothes on earth, they'll talk about your clothes and they are going to tell you कि हम ड्रेसिंग सेंस तो मुझे पता है, ब्रांड्स का तो मुझे पता है, उनके जूते पाँव में टूटे हुए होंगे लेकिन वो जब बात करेंगे तो आपको इस तरह से फील करवा रहे होंगे कि उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। अच्छा, उसके अलावा सेकेंड इसमें एक ट्रेट ये होता है कि ना सिर्फ वो खुद को कुछ समझते हैं, वो आपको बहुत जो है वो डिग्रेड करते हैं, एग्जैक्टली डिमीन करते हैं आपको। तो वही चीज़ के उन्होंने कहीं ना कहीं अगले इंसान को बुरा फील करवा कर, उसकी सेल्फ एस्टीम को लो करवा कर दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। तो इवेंचुअली नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो मैं में रहना बहुत पसंद करते हैं, ख़ुद को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं और साथ साथ दूसरों को डिमीन बहुत करते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं इनकी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, बेसिकली इनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स लीड्स टू सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला मसला होता है उनका। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है पर्सनैलिटी का, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, और एक स्टेज पे जाकर जब इसकी वजह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू करती है इन एनी एरिया, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, तो फिर ये जाकर उनको दिस इज़ कॉल्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मगर हम किसी को लेबल नहीं कर सकते। Only a clinical psychologist, a psychiatrist, they can labelize or they can diagnose the person. तो हमने जो ये काम शुरू किया हुआ है ना, आपके सामने ही आप भी देखती हैं सोसाइटी में। तो मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनकी मियाँ बीवी की आपस में ना थोड़ी सी वो हो गई बात। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाभी क्या मसला हुआ है? तो मुझे कहती है आपको पता है ये नार्सिसिस्ट है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार क्या हुआ भाभी, बहुत गुस्से में? तो मुझे कहता ये पूरी नार्सिसिस्ट है। अब वो दोनों इंस्टा के ऊपर ना नार्सिसिस्ट वाली रील्स देख रहे हैं और वो जो उनको टूटा फूटा नॉलेज मिल रहा है। मैं कहा यार बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आपकी जो ट्रेड्स हैं आपने वो किए, मगर आपने डायग्नोज नहीं कर सकते। आप अगर वाकई आपको ये मसला लगता है कि आप भाभी नार्सिसिस्ट हैं या भाईजान आप नार्सिसिस्ट हैं, तो गो टू अ थेरेपिस्ट, वहाँ से वो आपको लेबल करेगा। आप एक दूसरे को लेबल इस तरह नहीं कर सकते, ये ज्यादती कर रहे हैं आप एक दूसरे से। तो इसमें कुछ लोग एम्पैथ होते हैं। एम्पैथ्स के क्या ट्रेड्स होते हैं? अगर आप खुद को दूसरे की जगह पर रखकर देख सकते हैं, अगर आप ये समझ सकते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, उसके बुरा करने की वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या रीज़न्स हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके हालात जिसकी वजह से वो इंसान आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, एक चीज़। सेकेंडली, अगर आप दूसरे के जज्बात को समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ बैठ के समझ सकती हूँ कि ज़िशान साहब क्या सोच रहे होंगे, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है, उनकी शख्सियत मुझसे मुख्तलिफ है, उनका ब्रॉटअप मुझसे मुख्तलिफ है, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स मुझसे मुख्तलिफ हैं, ये कॉग्निटिव लेवल पे एम्पैथी होती है। और इमोशनल लेवल पे एम्पैथी ये होती है कि मैं आपके जज्बात को समझ सकूं कि अगर आप इस टाइम पे किसी इंसान के लिए इतना बुरा फील कर रहे हैं या आपको इतना गुस्सा आ रहा है, तो क्या वजूहात होंगी कि आप इस हद तक महसूस कर रहे हैं। तो एम्पैथी होती है ख़ुद को दूसरे की जगह पर रखकर उसको समझने की कोशिश करना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है कि आप अपने जज्बात को समझ सकें कि आप किस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, करेक्ट लेवलाइज करना ख़ुद को, इमोशंस को, और ये समझ पाना कि क्या चीज़ आपको एक्चुअली हिट कर रही थी, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मुझे आज गुस्सा आया होगा। और फिर उस इमोशनल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने उस गुस्से को सही तरीके से सही जगह पर चैनलाइज़ किया। ये नहीं कि गुस्सा किसी बॉस पे आया हुआ आके उतार बीवी पे रहे हैं, गुस्सा बीवी पे आया हुआ उतार बच्चे पे रहे हैं, तो उससे ऐसे इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बुरी होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी को तकलीफ़ में देख के ना बड़ा खुश होता है। जैसे हम लोग अक्सर इंस्टाग्राम पे भी या यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील्स देखते हैं, तो अक्सर रील्स हमारे सामने आती हैं जिसमें एक बंदा है बाइक पे जा रहा है या किसी भी सिचुएशन में है और वो एक्सीडेंटली गिर गया है या उसको चोट लगी है, तो हम बहुत खुश होते हैं उसको देख के। ये भी एक साइकोलॉजिकल मसला है। साइकोलॉजिकल मसला है डेफिनेटली। कहीं ना कहीं हम लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि जो हमारे साथ बुरा हो रहा है हम दूसरे के अंदर वो चीज़ देखें, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कीड़ा होता है कि जहाँ पे हम दूसरे को तकलीफ़ में देख कर सेटिस्फाई होते हैं। वो कहते हैं ना कि आप दो लड़ाइयाँ देख लें दो लोगों की आपस में तो आपका गुस्सा कम हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी के मसाइल के बाद जब आप दूसरे को मसाइल में देखते हैं तो कहीं ना कहीं यू फील बेटर। तो ये सैडिस्ट ट्रेड है। सैडिस्ट ट्रेड है। तो नॉर्मल इंसान जो है वो कितने % सैडिस्ट होता है?
कुछ हद तक हमारे अंदर हर ट्रेट कुछ हद तक हमें तो फ़नी तो लगती है ना। देखें, अगर कोई यहाँ पे स्लिप हो गया तो अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है या कोई एम्पैथ है, उसको वो ज़्यादा फ़नी नहीं लगेगा। वो सबसे पहले उसका जो दिमाग में आएगा वो ये कहेगा यार उसको चोट तो नहीं लगी, बिल्कुल वो डैमेज तो नहीं हुआ। समटाइम्स ये हमें हमारे स्ट्रेस को, हमारी नेगेटिव एनर्जी को कम करने में हेल्प आउट करती है। मतलब मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा है, बर्न आउट है, मुझे बॉस पे बहुत गुस्सा है और घर आके मैं ऐसी थोड़ी सी रील देख रही हूँ, मेरा जो एक नेगेटिव इमोशंस है वो चैनलाइज हो जाएंगे। क्योंकि मैं किसी और इंसान के साथ वो बुरा होता हुआ देख रही हूँ जो मुझे लगता है मेरे साथ भी हो रहा है। मगर हम उस सैडेस्ट चीज़ को फीड ऑफ नहीं कर रहे। हम फीड ऑफ डेफिनेटली कर रहे हैं। डार्क ह्यूमर बहुत हद तक ही नज़र आ रहा है और हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। लेकिन आप देखेंगे ये भी उन लोगों में ज़्यादा नज़र आता है जिन्हें कहीं ना कहीं खुद भी हिट किया जा रहा होता है, जिनको मजाक का निशाना बनाया जा रहा होता है। फिर उनको भी अच्छा लगता है दूसरों को मजाक का निशाना बनाना। हमारे माशरे में एक विक्टिम ब्लेमिंग नाम की चीज़ है कि बहुत कॉमन है और हमें विक्टिम को ब्लेम करके बड़ा मज़ा आता है। तो विक्टिम की सबसे पहले डेफिनेशन बताएं कि विक्टिम होता कौन है। कुछ लोग विक्टिम बनने का ड्रामा भी करते हैं, उससे एम्पैथी भी लेते हैं, या वो दे विल प्ले विक्टिम। एक बड़ा फ्रेज़ ये चलता है कि दे आर प्लेइंग विक्टिम। तो जो एक्चुअल विक्टिम है उसकी ट्रेट्स क्या होंगी, हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंसान जो है ये एक्चुअली विक्टिम है और या ये वाला जो इंसान है ये विक्टिम प्ले कर रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर हम मज़हब में भी देखते हैं ना कि एक जुल्म की डेफिनेशन होती है, तो जिस भी इंसान को उस जुल्म का शिकार किया जा रहा है, जो भी इंसान किसी सिचुएशन में से गुजर रहा है, वो विक्टिम है। अब समटाइम्स क्या होता है कि ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुरा लगा, एक बार मेरे साथ बुरा हुआ, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बुरा नहीं भी हुआ तो आई स्टार्टेड फीलिंग द सेम इमोशंस। मैंने वही चीज़ दोबारा से पोर्ट्रे करना शुरू कर दी, दोबारा से मैं सेल्फ पिटी में चली गई और मैंने लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादा सिंपथाइज़ करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ एम्पैथी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर तरस खा रही हूँ कि ओ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। साइकोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? विक्टिम प्ले करना। एग्जैक्टली हाँ। और इसमें हम कभी कभी हिस्ट्रॉनिसिटी मतलब अटेंशन सीकिंग की वजह से भी होता है। इसको हम सिक रोल भी अडॉप्ट करना भी कहते हैं कि कभी कभी इंसान बीमार होता है, नेचुरली बीमार होता है और समटाइम्स वो बिहेव करता है इस तरह से कि दोबारा से वही तवज्जो हासिल करने के लिए वही सिम्टम्स दोबारा प्रेजेंट करता है, जबकि इन रियलिटी कोई बीमारी नहीं होती। तो विक्टिम प्ले करना एक इंसान की पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपको पता हो ना कि किसी इंसान को वो कुछ नहीं कर सकता अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए, आप एक मैरिटल लाइफ में हैं, आप फॉर एग्जांपल फिजिकल अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं आपको, या फिर वर्बल अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, आपको पता है आप शादी नहीं तोड़ सकते, आपके बच्चे हैं, आप पाकिस्तानी सोसाइटी का पार्ट हैं, तो फिर कहीं ना कहीं विक्टिम प्ले करके वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। दूसरा मसला ये है कि जो इंसान आपको विक्टिमाइज़ कर रहा है, जो इंसान ये चीज़ कर रहा है, उसको बहुत बुरा लगता है कि उसे कहा जाए कि आपकी वजह से ये हो रहा है, तो वो बड़े मज़े से ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए, ख़ुद को कंफर्टेबल करने के लिए वो आपको लेबलाइज़ कर देगा कि तुम तो हमेशा जो है विक्टिम प्ले करती हो, ये तुम तो हमेशा विक्टिम प्ले करते हो। इन रियलिटी तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि वो एम्पैथाइज़ नहीं कर पा रहा कि जो मैं कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस इंसान के ऊपर क्या हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली के अंदर अगर बहू को किसी भी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, अब उसके लिए जो अपने घर से बड़े अच्छे हालात में आई थी, एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जो है वो खातून थी, एक माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून, और यहाँ के आप उनसे चाह रहे हैं कि वो आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उनको आपने हर तरह से जो है एक बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं देने। अब उस इंसान के लिए वो सिचुएशन बहुत मुश्किल है, वो तो वहाँ पे विक्टिम बन रही है। साइकोलॉजिकली उसको आप तंग कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके आप इंडिपेंडेंस को अगर कम कर रहे हैं, इमोशनल अब्यूज़ हो रही है। एग्जैक्टली जॉब की परमिशन नहीं दे रहे और फिर सबकी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है उसके साथ, जबकि उसकी एक्सपेक्टेशन कोई पूरी नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए अक्सर हम लोग जो है वो ये लेबलाइज़ कर देते हैं कि यू ऑलवेज प्ले द विक्टिम। इस तरह की सिचुएशन आपको हर जगह नज़र आ जाएंगी, मैरिटल लाइफ में, ऑफिस में भी नज़र आ जाएंगी, डिफरेंट सिनेरियोज में। कुछ और टर्म्स भी ऐसी हैं जो कि वो बता देते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, जिसे OCD भी कहते हैं। वो एक्चुअली में क्या है? हम लोगों ने क्लिनिकल टर्म्स को, क्लिनिकल साइकोलॉजी के टर्म्स हैं, उनको इतना ज़्यादा फेंकना शुरू कर दिया है, इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया कि लेमैन ने उसका पूरा मतलब चेंज कर दिया है। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मैं रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और अक्सर बच्चे कहते हैं मिस मुझे लगता है मुझे OCD है क्योंकि मैं सफाई बहुत करती हूँ, मिस मुझे OCD है बिकॉज मैं ऑर्गेनाइज बहुत करती हूँ चीज़ें और इस तरह की। तो उन बच्चों को मैंने बताया बेटा कि क्लिनिकल OCD के अंदर और जो लेमैन OCD है इसमें बहुत डिफरेंस है।
क्योंकि लेमैन ओसीडी के अंदर कोई भी इंसान जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसको हम ओसीडी कह देते हैं। कोई भी इंसान जिसको चीज़ें जमा करने की आदत है उसको हम ओसीडी बना देते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंसान लाइफ में ज़्यादा तरतीब से चल रहा है उसको हम ओसीडी बना रहे हैं। तो ये ओसीडी है नहीं, ये बिल्कुल ओसीडी नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब डिसिप्लिन भी हो सकता है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज ज़्यादा है ये इंसान क्लीनिनेस का ज़्यादा ख्याल रखता है। ओसीडी के थीम्स होते हैं जिनमें कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, ऑर्गेनाइज करना हो सकता है, लेकिन वो क्लिनिकली ओसीडी कब कहलाता है, जब ऐसी थॉट्स जिन्हें हम ऑब्सेशंस कहते हैं जो उस इंसान को बार बार आ रही हैं, उसके घंटे वेस्ट कर रही हैं दिन के, उन चीज़ों की वजह से वो इंसान अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नॉर्मली नहीं कर पा रहा। नौकरी पे जा रहा है तो नौकरी नहीं कर पा रहा, नौकरी पे टाइम लेट पहुंच रहा है। अगर वो बच्चा स्कूल जाता है और उसमें कहीं ना कहीं ये मसला है, उसको ऑब्सेशंस आते हैं, मिसाल के तौर पे सफाई सुथराई के, तो हाथ धोने में और हाथ किस तरह धोने हैं, और पहले सोप को किस हाथ में पकड़ना है, फिर उस सोप को कितनी बार अपने हाथों पे मलना है, फिर सोप हाथ धोने के बाद बेसन को किस तरह धोना है, फिर टैप को किस तरह धोना है, वो उसकी पूरी रिचुअल्स हैं जिन्हें हम कंपल्जन्स कहते हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट होना, बार बार करना वो चीज़, और सर्टन वे में करना, और वो सोचें दिन में इतनी बार आना कि वो बच्चा बहुत सारा और नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर पा रहा, उससे ओसीडी कहते हैं। ओसीडी सफाई सुथराई का भी हो सकता है, ओसीडी हमारे अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को तरतीब से रखने का भी हो सकता है। ओसीडी के बहुत सारे थीम्स हैं, ब्लेसफेमस थॉट्स भी आती हैं, इसके अलावा बहुत एब्सर्ड थॉट्स भी आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक कप यूँ पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि कहीं मेरी फैमिली में डेथ होने वाली है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, यहाँ पे तो फिर इस तरह तो पूरा पाकिस्तान ओसीडी का शिकार हो जाएगा। यहाँ पे तो जूती पे जूती चढ़ जाती, कहते सफ़र आ गया, ये कौवा बैठ गया आगे, तो वो कहते हैं जी घर मेहमान आने वाला है। एग्जैक्टली, लेकिन आपने ये देखना है कि वो क्लिनिकली जो है डायग्नोज ओसीडी कब होगा, अगर वो हमारी सर्टन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब वो डायग्नोज कर सकता है कोई ना कोई प्रोफेशनल। हमारे यहाँ जो ओसीडी के लिए टर्म यूज़ हो रही है वो बिल्कुल गलत यूज़ हो रही है। हमने अपनी टर्म्स को इस तरह से जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। हम किसी भी इंसान को कहते हैं ट्रॉमा में है, जबकि ट्रॉमा की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। हम किसी को भी कहते हैं कि मैं स्टिल PTSD में हूँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जबकि वो पूरा डिसऑर्डर है, उसके सर्टन क्राइटेरिया है कि वो फुलफिल होगा तो ये इंसान PTSD कहलाएगा। हमारे बच्चे कहते हैं मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, अब उन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता पैनिक अटैक क्या होता है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा भी मैंने देखा है लोगों को कि वो खुद से बता रहे होते हैं मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। तो मैं एक दफ़ा मैंने ऐसा इनकाउंटर किया, मैंने कहा यार पहली बात ये है कि अगर तुम एक्नॉलेज कर रहे हो कि तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है तो ये पैनिक अटैक है नहीं। इतना तो मैंने कहा मुझे पता है। तो पैनिक अटैक जो हर एक को आना शुरू हो जाते हैं, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में और जो ऐसे लगता है कि पैनिक अटैक आ रहा है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पैनिक अटैक हमें हल्की सी एंजाइटी शुरू होती है ना, हल्का सा हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये एंजाइटी नहीं है, या आप परेशान हो रहे हैं, एप्रीहेंशन हो रही है, आपको लगना शुरू हो जाता है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं पैनिक अटैक हो रहा है। मैं यहाँ पे ना ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टर्म्स को बहुत ध्यान से यूज़ करें। अगर आप उदास हैं तो ख़ुद को डिप्रेस्ड मत कहें। डिप्रेशन एक प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो बहुत शदीद हालत में जो इंसान उदास हो 2 हफ्ते के लिए, जिसको ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी मोटिवेशन बहुत कम हुई है, उस इंसान को हम कहते हैं डिप्रेस्ड होना। उसकी फिर भूख भी बहुत कम होती है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, एक पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो इंसान डिप्रेस्ड होता है। यहाँ पे तो हर बंदा कहता है मुझे तो डिप्रेशन है। तो बेहतर है कि हम वो टर्म्स यूज़ करें जो एक नॉर्मल अप्रोप्रिएट टर्म है, जो कि सैडनेस है। अच्छा, वो सैड है, वो सैड है। अगर आप गलत टर्म यूज़ करते हैं तो आपका दिमाग भी फिर उसी तरह से उन चीज़ों को प्रोसेस करता है ना, फिर दिमाग भी कहना शुरू हो जाता है कि ओ मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेस्ड इज़ अ बिग वर्ड। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के बारे में भी होपलेस हो रहे हैं, आपकी उम्मीद कम होती जा रही है, आपका बाकी चीज़ों में भी ध्यान कम होता जा रहा है, दिलचस्पी कम होती जा रही है, उठने का दिल नहीं कर रहा। तो अगर आपने अपने दिमाग को फीड किया ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, आपने ये टर्म यूज़ की है, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन प्रोसेस भी ऐसे ही करता है और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं वरी है या एप्रीहेंशन है। एंजाइटी इज़ अ बिग वर्ड। एंजाइटी का सर्टेन क्राइटेरिया है। एंजाइटी हमने बहुत नॉर्मली यूज़ करना शुरू कर दी है। नहीं, जैसे हमें हल्की सी भी घबराहट होती है हम कहते हैं एंजाइटी होगी, तो वो एंजाइटी नहीं है। वो एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी में आपकी जिस्म में कम से कम डिफरेंट अलामात आती हैं, जिस तरह से आपके हाथ पाँव कांप रहे हैं, आपको ठंडा गर्म लग रहा है, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, आपको सांस आना बंद हो गया है, सांस फंसता हुआ महसूस हो रहा है, दिमाग जो है एकदम से सुन्न हो रहा है, दिमाग में ख्यालात नहीं आ रहे, वो एंजाइटी होती है। घबराहट एंजाइटी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। और पैनिक अटैक के लिए भी एंजाइटी की कोई डिफरेंट 6-7 अलामात एक साथ आएंगी और वाकई आपको लगेगा कि अब बस चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, यही एंजाइटी बहुत पीक पर है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अगर थोड़ी सी आपको घबराहट हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो ये पैनिक अटैक नहीं है।
और जब आप दिमाग को ये मैसेज कन्वे करते हैं ना कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, फिर आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उसको वैसे ही प्रोसेस करके वाकई आपको एक्सट्रीम फील करवाना शुरू कर देता है। तो हम तो फिर सारे विक्टिम प्ले कर रहे हैं। हम सारे विक्टिम प्ले कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने जो टर्म्स इसके अलावा यूज़ की हुई हैं, OCD एक पूरा डायग्नोसिस है, हमने किसी भी इंसान को OCD बना दी है। ट्रॉमा एक नॉर्मल एक इवेंट को कहते हैं। ट्रॉमा ऐसा इवेंट होता है जो आपके लिए बहुत भयानक, बहुत परेशान कुन होता है। कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और या मर्डर हो गया खुदा ना खास्ता, तो उसको वो एक होता है ना कि उसे हम ट्रॉमा कह सकते हैं। हमने हर छोटी छोटी चीज़ को ट्रॉमा बना दी है। मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं ट्रॉमा में हूँ। अब वो ट्रॉमा इज़ नॉट द राइट वर्ड, इट्स अ क्लिनिकल टर्म। ओके, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? मेरी लाइफ में एक बैड इवेंट हुआ है और मैं उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस कर रही हूँ। अब बैड इवेंट एक चीज़ है, ट्रॉमा इज़ अ डिफरेंट थिंग। ट्रॉमा इज़ अ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट अ ट्रॉमा। हर दूसरा बंदा कहता है मैं ट्रॉमा में हूँ, तो जो एक्चुअल ट्रॉमा में है तो हमें तो उसका कभी एहसास ही नहीं होगा। बिल्कुल। जिस इंसान ने वाकई जो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, उसके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसे किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, अब उसमें डिफरेंस ख़त्म हो गया एक नॉर्मल लाइफ इवेंट्स से। लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। अगर आप हर इवेंट पे खुद को ये मैसेज देते हैं कि मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ है, तो फिर तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ पिटी में ही रहेंगे। फिर तो अल्टीमेटली आप खुद को ही एक विक्टिम प्ले करवाते रहेंगे हर बार, जबकि लाइफ में आने वाला हर इवेंट ट्रॉमा नहीं होता। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कोई भी लाइफ में आने वाला ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए इतना बड़ा था कि आपको लगता है कि उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे आप। अब वो इवेंट ट्रॉमा हम किसे कहते हैं? ट्रॉमा हम उसे कहते हैं कि जो 6 महीने तक आपको हॉन्ट करे, जिसके फ्लैशबैक्स आएँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहे, लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ डिस्टर्ब रहें, और आपकी भूख ख़राब हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, कभी कभी बाकायदा आपको बॉडी में ऐसी अलामात आ रही हैं कि आपको घबराहट हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और कम से कम 6 महीने ये चीज़ चल रही है। तो वही ट्रॉमा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस इंसान को ज़रूरत है किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की। तो वो खुद से उसको डील ना करे। अब 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने तक वो अगर प्रोसेस कर सकता था तो वो कर लेता, चूंकि वो नहीं कर पाया, अब वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है, तो अब कोई स्पेशलिस्ट इसको देखेगा। आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि एक तो हर बंदे को डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल, वो उदासी हो सकती है, हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती। बिल्कुल। और अगर हमने हर उदासी को डिप्रेशन मान लिया तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन वैसे प्रोसेस करने लग जाएगा। हर बुरा वाकया ज़िंदगी में या हर जगह पे दिल टूट जाना या कोई थोड़ा सा मसला हो जाना, ये ट्रॉमा नहीं है। ट्रॉमा इज़ अ सीरियस टर्म। बिल्कुल। तो हमने तो बड़ा नॉर्मलाइज कर लिया है इन सारी टर्म्स को। हमने तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि रिलेशनशिप्स के हवाले से भी हमने चीज़ों को बड़ा नॉर्मलाइज किया हुआ है। लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि कमिटमेंट क्या होती है, सीरियस रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि हमें माँ बाप बनना है, अगर ये हमने बच्चा पैदा करना है तो हमें उसके लिए भी क्वालिफाई करना चाहिए आइडली। मगर यहाँ पे अकल होती नहीं है, मगर 12 बच्चे होते हैं। बिल्कुल। माँ बाप अपने बच्चों पे किस तरह डार्क साइकोलॉजी और रिवर्स साइकोलॉजी को आजमाते हैं। मैं मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि डार्क साइकोलॉजी एक्चुअली साइकोलॉजी कोई फील्ड नहीं है। डार्क साइकोलॉजी कोई साइंस नहीं है। डार्क साइकोलॉजी को हम सूडो साइंस कह सकते हैं। मगर ये तो इतना, मतलब अब पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि डार्क साइकोलॉजी है, ये रिवर्स साइकोलॉजी है, तो आप कह रही हैं कोई फील्ड ही नहीं है। ये फैसिनेट इसलिए करती है ना कि इससे आपको ये इंप्रेशन दिया जाता है आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए वहाँ पे अपने महबूब को कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने बॉस को कंट्रोल कर लेंगे, आप किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में जो है वो जो है उसमें शामिल कर लेंगे, कोई भी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। तो इन रियलिटी ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया। अब वो कर क्या रहे होते हैं, वो दूसरे की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, वालिदैन बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, और बेसिकली कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने कंट्रोल कैसे करना है दूसरे इंसान को। तो आप ये जो हमारे साथ साइकोलॉजिकल प्ले हो रहा है, जो कि हमारे घरों से ही दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे हमारे माँ बाप ही शुरू कर देते हैं, तो बच्चों के, क्योंकि बचपन से एक इंसान फिर विक्टिम तो है किसी ना किसी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का। अगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, या उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वो तो फिर विक्टिम तो है एट अ सर्टेन पॉइंट। डार्क साइकोलॉजी या रिवर्स साइकोलॉजी हमारे घरों से किस तरह शुरू होती है, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, फिर ये घरों से निकल के हमारी सोसाइटी में कैसे आती है, सोसाइटी से निकल के फिर ये हमारे कल्चर में कैसे घुसती है, और फिर ये हमारी पर्सनल लाइफ को किस तरह तबाह करती है।
डार्क साइकोलॉजी स्टार्ट होती है बहुत ही उस एज पे जहाँ पर आप औलाद थे, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये सब चीज़ें जो एक टैक्टिक्स होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, आपके वालिदैन भी ये यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ से आपको आइडिया होता है अगर आपने मैनिपुलेट करना है, बच्चा बात नहीं मान रहा नॉर्मली आपकी, तो क्या किया जाए बच्चा बात मान ले। आजकल बड़ा मसला है, आजकल जेन जी के साथ और जेन अल्फ़ा के साथ तो उससे भी ज़्यादा मसला है कि उनको कैसे डील किया जाए, कहना मान लें हमारा। वहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स डिफरेंट तरीक़ों से कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू, डार्क साइकोलॉजी के थ्रू। बहुत इसके डिफरेंट जो हैं वो सबसे बुरा ट्रेट क्या है इसमें? जैसे लेट्स सपोज एक माँ है, वो अपने बच्चे को ये कहती है, हालांकि उसका बाप कुछ भी नहीं कह रहा, तो वो उसको कहती है कि सो जाओ वरना तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, अब्बू मारेंगे। उसने बाप को बच्चे के दिमाग में एक मॉन्स्टर बना दिया, हालांकि वो है नहीं। अब बच्चा जो है उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ, तो जो उसकी माँ ने उसके कानों में डाल दिया है, जो उसने इमेजिन कर लिया है, उसने उसी को सच मानना है। एम आई राइट टिल हियर? बिल्कुल। उसके बाद उस बच्चे ने ये देखना है कि जब बाप आया ना तो इट्स अ फियर। वो बच्चा, माँ ने तो चलो उसको एक दफ़ा सुला दिया बाप का वो ड्रावा दे के, तो अब वो बच्चा जब भी बाप को देखेगा तो वो एक कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में रहेगा, जिसका उसको पता भी नहीं होगा कि उसको एंग्जाइटी हो रही है। वो बाप को देख के उसको घबराहट होगी, सांस चढ़ेगा, वो खुल के बात नहीं कर सकेगा। तो वो बच्चा अपने बाप को एक मॉन्स्टर की तरह देखेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो रिजेंटमेंट उसमें आएगी, और वह बिला वजह की रिजेंटमेंट होगी। बाप के अच्छे एक्ट, बाप का प्यार, बाप का ख्याल, बाप की हर चीज़ पसे पर्दा हो जाएगी, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने गैर दानिस्ता तौर पे बच्चे को सिर्फ सुलाने के चक्कर में या कुछ खिलाने के चक्कर में बाप को मॉन्स्टर बना दिया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी जो कि हमारे घरों से ही शुरू हो जाती है, और फिर उसमें हम बायस को ले आते हैं। बायस आ गया ना बच्चे में तो आ गया, बच्चे ने नहीं इतना उसको, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप ही नहीं है, वो देख ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता कि अच्छा ये कुछ और भी होगा, या वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता एट दैट पॉइंट। तो वो बच्चा दूसरे ट्रैक पे चला जाता है, वो बाप से डरता है, फिर बाप से छुपाता है, उससे उसकी लाइफ तबाह होना शुरू हो जाती है। वो पहला स्टेप होता है जो कि माँ की गोद से मिल जाता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को अगर माएँ हैंडल करना चाहती हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जान के करती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो और ना ही वो इतना क्रिटिकली सोच पाती हैं इस चीज़ को, तो वो एक इजी गेट अवे के तौर पे ये कर देती हैं। मगर ये इजी गेट अवे ना उनके बच्चों के लिए और उनके लिए वबाले जान बन जाता है। एक दिन ये वो बीज होता है जो वो बच्चों के जहन में बो देती हैं, और फिर वो इतना तनावर दरख्त बन जाता है, उसकी जड़ें इतनी अंदर तक फैल जाती हैं कि वो नहीं फिर जाता। तो इसको अवॉइड करने के लिए माएँ क्या करें? बेहतरीन तरीका बच्चों के साथ डील करने का होता है असर्टिवनेस, कि कहीं ना कहीं बच्चे को पता हो कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो कॉन्सिक्वेंस होंगे। कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों के लिए, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को ग्राउंड कर देना बड़ा एक कॉमन सा तरीका है, बच्चों को ग्राउंड किया जा सकता है, और उनके कुछ हद तक प्रिविलेजेस ले लेना, बेसिक्स नहीं जो आपने एडिट दिए हुए हैं। बच्चों को आपने मुकम्मल स्पॉइल कर दिया, मोबाइल उनके हाथ में है, टैब्स उनके हाथ में है, और साथ में बच्चे से कह रहे हैं पढ़ता नहीं है। उसने पढ़ना कैसे, उसको कैसे पता है कि मैंने वो चीज़ करनी है जो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नज़र नहीं आते ऐसा ना करने के। यानी कि बाप को जल्लाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं है। उसको बच्चे को सिंपल बोलें कि बेटा आप सो जाएं, नहीं सोएंगे तो सुबह आपको ये जो मैंने आपको बिस्किट्स लेके देने थे, ये अब आपको एक हफ्ता कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये बेस्ट तरीका और उसमें ये भी है ना, उसमें पूरी फैमिली साथ हो। अब जॉइंट फैमिली के अंदर एक तो माएँ हमारी खुद ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अभी कह देंगी कि नहीं देना, थोड़ी देर बाद खुद ही तरस खा के देना शुरू कर देंगी। बच्चे को भी पता है मैंने माँ को कैसे डील करना है। माएँ अगर डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर रही हैं तो बच्चे ही मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं, और बच्चे जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं। उनको पता है माँ नहीं देगी बिस्किट्स सुबह उठकर तो दादी से ले लूँगा, दादी नहीं देगी तो मैं चला जाऊंगा चाचू के पास। उसको पता है मैं कहाँ से अपनी चीज़ें पूरी कर सकता हूँ। तो बच्चे विक्टिम प्ले करके सही फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने असर्टिव करना है बच्चों को, तो असर्टिवनेस के लिए ज़रूरी है कि जो घर में किसी एक ने कह दिया ना, अब कोई भी इंसान उस चीज़ को मतलब देगा नहीं, और बच्चे को ये बताना कि बेटा आपने ये चीज़ नहीं की थी तो अब ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है या आपको बहुत पनिशमेंट दी जा रही है, उसके पर्क्स छीन लें उससे। एग्जैक्टली, ठीक है, ये वाली चीज़। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसको पता है मैं अगर टाइम पे इतने दिन नहीं पहुंचा तो मेरी इतने दिन की सैलरी कट जाएगी। बिल्कुल।
आप देखें जिन कंपनीज़ में ये चीज़ होती है ना कि अगर आप लेट हो रहे हैं और लेट मिनट 60 मिनट्स के बाद आपकी पे सैलरी कटनी है, वहाँ पर आप खुद ही पंक्चुअल होते हैं। लेकिन जहाँ आपको पता है कि जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं खुद भी बहुत रिलैक्स होकर कंफर्टेबल होकर आप छोड़ देते हैं चीज़ों को, आप करना लेट जाना शुरू कर देते हैं, पंक्चुअलिटी ख़त्म हो जाती है। 3 दिन बॉस को याद है, 3 दिन बॉस डांट रहा है, 3 दिन आप टाइम पे जाएंगे, चौथे 5वें 6ठे दिन आप फिर लेट होना शुरू हो जाएंगे, वो बॉस अलग से बुरा बन रहा होगा। बिल्कुल। और घर में भी यही सिचुएशन हो रही होती है। बच्चे को डील करने के लिए बच्चे को पता हो कि चाहे सैटरडे संडे है, चाहे साल का जो मर्जी दिन है, मैं जो बिहेवियर शो कर रहा हूँ, जो परमिशन नहीं है मुझे करने की है, जो मेरी रूटीन से हटकर है, कॉन्सिक्वेंसेस वही रहेंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेस किसी के मूड पे डिपेंड नहीं करते कि आज अम्मा का मूड अच्छा है तो आज जो है मेरी रिलैक्सेशन होगी, आज अम्मा का मूड ख़राब है तो ये चीज़ होगी। फ़ादर को बुरा बनाने से या फ़ादर को जो है आप जब हम जल्लाद बनाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने फ़ादर से ना सिर्फ उनका एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाती है, नाता टूट जाता है। और फिर फ़ादर के साथ जब उसको ज़रूरत होती है कनेक्शन की, फ्रेंड ख़ास तौर पे बेटों को, वो चीज़ वापस नहीं आ पाती, क्योंकि माओं के साथ तो कहीं ना कहीं एक मोहब्बत वाला सिलसिला चल रहा होता है, बाप के साथ वापस नहीं आ सकती। फिर आपको भी ये समझ नहीं आता कि जब आपने आगे जाकर किसी को आप किसी को डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करना है। आप सेम स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुशी से जाके अपने बाप को गले लगा के ये नहीं बोल सकते कि उन्हें उनसे कितना प्यार है। बिल्कुल, बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक हमने जेंडर बायस भी तो बहुत ज़्यादा कर दी है ना, कि हमने माँ को ग्लोरीफाई कर दिया है ना। हमने मर्द को हमने इजाज़त ही नहीं दी कि उसने इमोशंस जो है वो फील करने या वो इमोशंस एक्सप्रेस भी कर सकता है। तो मर्द अगर इमोशंस अपने फील करता है तो क्या ये एक बुरी बात है? ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। नहीं, तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर कोई मर्द इमोशनल है, यानी कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी है अगर, और वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करता है या वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है, तो उसको एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये तो थोड़ा सी है, वर्ड यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर जो एक जेंडर बायस है उसमें मर्द भी पिस रहा है, जो कि पैट्रियार्कल सिस्टम है बेसिकली। तो मर्द भी उसमें पिस रहा है ना कि भाई यू हैव टू बी रफ एंड टफ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मर्द के साथ लेबलाइज किए गए हैं सर्टेन इमोशंस, बाकी सारे औरतों को दे दिए गए हैं। औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है वो प्यार भी करेंगी, वो रो भी सकती हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब उदास हो सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। मर्द ने बस एक सर्टन ऑरा प्रेजेंट करना है। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। आप देखें इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एंगर बहुत बढ़ गया, क्योंकि हम मर्द की तरफ से गुस्सा आता हुआ तो बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, मर्द गुस्सा करता हुआ अच्छा लगता है, गुस्सा तो मर्द पे जचता है। लेकिन अगर कोई इंसान वही मर्द खुदा न खास्ता, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात से मुझे बात याद आ गई, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना कि मर्द तो वही है ना जो गालियाँ भी देता है तो कोई बात नहीं, वो प्यार करता है तो गालियाँ देता है ना। मतलब इस तरह के जाहिल किस्म के जो बयानात हैं, जो लोग इस तरह के जाहिलाना बयानात देते हैं कि कोई गालियाँ दे रहा है प्यार भी तो करता है, ऐसे नहीं होता। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो है वो इससे वर्स भी हो सकता था। एग्जैक्टली, अब्यूज़ बर्दाश्त करने के डिफरेंट तरीके बताए जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, कंपनसेट कर रहा है। अगर आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ कंपनसेट कर रहे हैं, तो वो हल तो नहीं है मसले का। शायद उस बंदे ने ज़िंदगी में यही देखा हो कि वो सिर्फ एक ही इमोशन एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज़ एंगर। जैसे बच्चे होते हैं, वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, उनको कोई भी बात हो, उनको कुछ तकलीफ भी हो, दुख भी हो, उनको ग्रीवेंस भी हो, तो वो एक सिर्फ क्योंकि वो बच्चे होते हैं, वो प्रॉपर एक नॉलेज नहीं कर पाते कि उन्होंने कौन सा इमोशन प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हमारे जितने मर्द हजरात हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उनको सिर्फ एक ही इमोशन प्रोसेस करना आता है और वो एंगर है। वो एग्रीवेंस को भी एंगर में ले आते हैं। आप अक्सर देखेंगी कि कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं और सरकारी दफ्तर में किसी पॉइंट पे जब झगड़ा होता है तो हमारे जो अवाम है वो गालियाँ देना शुरू कर देती है। वो कहते हैं तुम फलां हो, तुम ये हो, फलाने के बच्चे, ये वो, लटर पटर ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं और वो एक्चुअल प्रॉब्लम भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें वो प्रोसेस करना नहीं है। उनके साथ अगर ज्यादती हुई है वो बोल रहे हैं ओके अब आप कंपनसेट करेंगे। मैं अपना एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं एक दफ़ा गाड़ी पे जा रहा तो पीछे से ना एक आदमी था, बड़ा गलत ड्राइव करता हुआ आया। मैं पीछे शीशे में भी देख रहा, मैंने गाड़ी साइड पे की, उसने फिर भी पीछे मेरी गाड़ी में ना बम्पर ठोक दिया और मेरा पीछे गाड़ी का पूरा बम्पर तबाह हो गया। तो मैं निकला हूँ बाहर, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई। कहते वालेकुम सलाम। तो वो ना उसको वो डिफेंसिव हुआ था कि मैं उसको मारूंगा। मैं थोड़ा सा लगता भी वैसा था। मैंने कहा आपको पता मैंने आपको मारा क्यों नहीं? कहता नहीं।
मैंने कहा क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, हमने मेरा नुकसान किया है। सो ये चीज़ हमारे लोगों को प्रोसेस करनी नहीं आती। मैंने भी बहुत टाइम में सीखी है ये कि भाई ये तो उल्टा नुकसान हो गया। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि 5,000 रुपये के पीछे या 500 रुपये की लड़ाई थी तो बंदा मार दिया। वो 500 रुपये के लिए बंदा नहीं मारा होता, वो इमोशन होता है उसका बाहर के, यार तूने मुझे बेवकूफ़ समझा या मुझे जलील कर रहा है, तो या तो मैं वो 500 छोड़ूँ। हम वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, वो एंगर में चीज़ चली जाती है और फिर वो मामला ख़राब होता है। तो मर्दों को अगर ये चीज़ सिखाई जाए कि आपने अपना इमोशन प्रोसेस कैसे करना है, तो उसको सेफ स्पेस बचपन से देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। बच्चियों को भी सेफ स्पेस देनी चाहिए और बच्चों को भी सेफ स्पेस देनी चाहिए। पेरेंट्स वो सेफ स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये जो आपने मुझे अभी स्टोरी सुनाई है अपनी, और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी का। इसके 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स के अगर बात करूँ आपसे एंगर से पहले, वो ये है कि हमें लगता है कि हमारे साथ तो कभी कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए ना। हम तो पता नहीं कितने प्रिविलेज्ड पैदा हुए थे कि हमारे साथ उसकी जरूरत कैसी हुई, उसने मुझे ही कह दिया। अभी एंगर नहीं है, ये हम कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का वो ट्रेट है जहाँ पे हम वही सेल्फ एंटाइटलमेंट के साथ जी रहे हैं। एग्जैक्टली। चाहे हम घर में जो है वो खाने पीने को नहीं है, लेकिन हमें लगता है हम सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हम तो बादशाह हैं पैदा होते ही। तो पहले तो ये मसला होता है ना, जहाँ कोई लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम सब कुछ भूल कर छोटी सी चीज़ के ऊपर कत्ल गारत में क्यों जाते हैं? उसने मुझे ही कह दिया, उसकी जरूरत कैसे हुई? तो ये तो हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। और यहाँ पर हर इंसान दूसरे से बेहतर है। हर इंसान को लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो मर्द में वो सारे इमोशंस होते हैं जो औरतों में होते हैं। शायद कुछ ऊपर नीचे हो, अगर हम जेनेटिकली बात करते हैं इमोशंस की, कुछ ऊपर नीचे हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कुछ जो हार्मोन्स की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से। अदरवाइज मैन हैज़ ऑल द इमोशंस, और वो तमाम इमोशंस फील भी करते हैं, वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस ना करने देने की वजह हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में बचपन से हमने एक ना रोल असाइन कर दिया है मेल्स को, कि मेल वो है जो चीखेगा तो अलाउड है, जो बदतमीज़ी करेगा तो अलाउड है, वो अब्यूसिव हो सकता है, वो मार कुटाई कर सकता है, वो एंगर हर तरह से प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वर्बल एग्रेशन हो, चाहे वो फिजिकली मार रहा है किसी को, वो ऊंची ऊंची गालियाँ दे रहा है किसी को, एक्सेप्टेबल है। औरतें ये नहीं कर सकती, औरतों को धीमा बोलना चाहिए, औरतें आहिस्ता बोलती हुई अच्छी लगती हैं, औरतें रो सकती हैं, मर्द नहीं रो सकता। औरतें जो हैं वो हसद औरतों में होती है, या बड़े मज़े से हम जब बैठे होते हैं ना तो सही बात हो रही होती है, वो औरतों की तरह इमोशंस प्रेजेंट कर रहा था, वो औरतों की तरह बिहेव कर रहा था। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? वो भी मर्द है, वो भी महसूस कर सकता है इमोशंस। तो ये एक बहुत गलत चीज़ हमारी सोसाइटी ने दे दी है मर्दों को, जिसकी वजह से मर्द वाकई जब वो उदास भी होता है तो चूंकि वो उसको बताया गया वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, डीप रूटेड कहीं ना कहीं डिफेंस चल रहा है, तो वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हर इमोशन जो हमारा एंजाइटी भी, हम कहीं ना कहीं उसको एंगर में प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मर्द को इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, और जब मैं ये फ़ील कर रहा हूँ तो मैंने किस तरह रेगुलेट करना है इस इमोशन को, ये वाला प्रॉब्लम। सेफ़ स्पेस की बात की जाए, आपने कहा मर्दों के लिए, बच्चों के लिए सेफ़ स्पेस। बचपन से ही अगर हम बच्चों को ये बताना शुरू करें कि बेटा आपका खिलौना उसने ले लिया तो आपको उस इंसान के लिए जो है वो बुरा लग रहा है, अब क्या बुरा लग रहा है, आर यू हर्ट, आपको तकलीफ़ हुई है किसी ने आपका खिलौना ले लिया, या आपको उस पर गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि किसी दूसरे इंसान ने आपकी चीज़ ले ली है, या आप हॉस्टाइल हैं। अगर बच्चों को शुरू से ही सही इमोशन समझने में हेल्प की जाए और फिर उसको बताया जाए बेटा इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन, अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, फील इट। इस इमोशन के फील करने पे तुमने गुस्सा किया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, नहीं दो अपना खिलौना उसको वापस। अब आप उस बच्चे को मज़ीद प्रोवोक कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसको ये सिखाएं कि इमोशन को आपने रेगुलेट कैसे करना है। वो तो ज़बरदस्ती करते हैं। एक बच्चा, मैं ज़रा थोड़ा अपनी ऑडियंस को समझा दूं कि जहाँ तक मुझे अब समझ लगी है, कि मैं भी अब सीख रहा हूँ आपसे ये सारी चीज़ें। एक बच्चा है जिससे दूसरे बच्चे ने खिलौना उसका ले लिया, उठा लिया। अब जो जिस बच्चे का खिलौना है उसको बुरा लग रहा है, वो गुस्से में आ रहा है, तो वो उसको प्रोसेस किस तरह करेगा? और ये वाला जो हमारा एलिमेंट होता है, जो माया कहती हैं अच्छा तुम उसने तुम्हारा खिलौना ले लिया, अब तू देगा उसको खिलौना, तो ये गलत ट्रेट है, बहुत गलत है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या बताना चाहिए और माँ को बच्चे को क्या कहना चाहिए, वो बताएं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ मेरी है अगर मैं नहीं शेयर करना चाह रही हूँ तो आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। अगर आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। बजाय इसके कि बच्चे को आप ये सिखाएं वो आहिस्ता आहिस्ता शेयरिंग की तरफ जाए, इससे हो सकता है वो शेयरिंग बिल्कुल बंद कर दे। और फिर उसके अंदर एक और रिजेंटमेंट आ जाएगी, चूंकि मेरा खिलौना उस बच्चे ने लिया था इसलिए मम्मा से मुझे डांट पड़ी है, तो अब वो बच्चा आगे जाकर मजीद रिजेंटमेंट में चीज़ें शेयर करना बंद कर देगा।
तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो ये कि अगर बच्चे को कोई चीज़ बुरी लगी है, किसी और ने उसकी चीज़ उसकी मर्ज़ी के बगैर ले ली है, उसके कंसेंट के बगैर ले ली है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो उस बच्चे को इतना हक दें कि वो बुरा फील कर सकता है। नॉर्मल फिनोमिना है। आपकी गाड़ी आपसे पूछे बगैर कोई लेकर चला जाए, आपको पता ही नहीं आपकी कार कहाँ है, आपने नई कार ख़रीदी है, आपको बुरा लगेगा। तो इमोशन बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे को ये बताएं कि ठीक है बेटा, आपको बुरा लगा है, कुछ हद तक उस चीज़ को प्रोसेस करना सिखाएं कि आपको क्या बुरा लगा। आपका खिलौना अगर दूसरा बच्चा शेयर करना चाहता है तो क्या आप उसको कुछ मिनट के लिए शेयर करने दे सकते हो? अगर वो बच्चा दे सकता है, उसको लगता है हाँ मैं दे सकता हूँ, तो फिर उसकी मर्ज़ी, उसके कंसेंट के साथ वो चीज़ दें। राइट। जब बच्चा ये समझता है ना, आइडेंटिफाई करता है कि हाँ उसको ये चीज़ बुरी लगी है और बुरा लगने के बाद मैं हर्ट हुआ हूँ कि मेरी चीज़ उस बच्चे ने ले ली, तो उस हर्ट होने पे कैसे आपने उसको खुद को क्या समझाना है, क्या बताना है कि आगे जाके उस चीज़ को आप प्रोसेस कर सकें, बजाय इसके के बाद में वो किसी गलत इमोशन में कन्वर्ट हो जाए। बच्चा हर्ट हुआ था, आगे जाके वो एंगर में प्रेजेंट कर सकता है उस चीज़ को, वो अगले बच्चे को जाके मारना शुरू कर सकता है। हमारी सोसाइटी में मर्दों में ख़ास तौर पे, ख़वातीन में भी ये ट्रेड देखी जाती है कि वो हर चीज़ को एंगर में ही प्रेजेंट करते हैं। उनको दुख हुआ है, क्योंकि हम अगर अपनी पुरानी मूवीज़ देखें तो एक क्लिप मैंने देखा था कि जिसमें वो हीरोइन हीरो को कह रही थी तू प्यार करेगा, तो वो उसको कहता नहीं, वो 2 चपेड़े लगाता है उसको, तो वो गले लग जाते हैं, तो उनको प्यार हो जाता है। मतलब आई जस्ट वॉच दैट एंड सेड ये क्या है, मतलब हाउ दिस messed up thing can be okay and people are accepting it। मैं उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया। मैंने कहा यार ये क्या क्या चल रहा है ये। तो हमने यहाँ पे अब्यूज़ को बड़ा नॉर्मलाइज किया हुआ, ठीक है, और बचपन से ही हम ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। मैं अपने किसी देखने वाले को किसी चीज़ का एक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं भी आप इसी सोसाइटी से हूँ भाई, मैं भी इसी का ही पार्ट रहा हूँ, मगर जहाँ पे आपने एक्नॉलेज कर लिया है ना, वहाँ से आपका नया सफ़र शुरू है। तो अपना जो पिछला आपने जो देखा, जो आपकी ज़ात थी, अगर वो आपकी पर्सनालिटी में वो सारी बुरी चीज़ें थी, तो आप उनको छोड़ के मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली आज ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी ये है कि हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझें। तो जितनी ये टर्म्स माशरे में हमारे आ गई हुई हैं, जितनी टर्म्स हमने खुद से ही करके और उसको लेबल करना शुरू कर दिया, हम उससे बाहर निकलें। लोगों पे गुस्सा करने की बजाय लोगों को और ख़ुद को समझना शुरू करें, ताकि हम ये आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर का शिकार ना हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार ना हो। क्योंकि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, अगर हेल्दी इंसान में अगर वो लेटर ऑन आता है, तो वो बेसिकली साइकोलॉजिकली ही ट्रिगर हुआ होता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि हमने अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स को भी देखा है, उन्होंने के पास एक ही सिस्टम था कि बच्चों को जूते लगाओ और पाल लो। फिर उसके बाद हमारे वाली जनरेशन आई, उन्होंने कहा नहीं, मार नहीं प्यार। अब वो प्यार भी उनके गल पड़ गया बच्चे ब्रैट्स हो गए। बिल्कुल। तो अब किधर जाए कि अब हम देखते हैं कि जो हमारे दादा परदादा ने जो हमारे वालिदैन के साथ किया कि सही, उन्होंने जहाँ पे ज़रा उन्होंने चूं की तो जूतियाँ पड़ी, उन्होंने मतलब जूतों से बच्चे पाले उन्होंने लिटरली, और उन जूतों में उन्होंने प्यार भी किया, मगर वो बड़ा सख्त वाला प्यार था। वो इतना सख्त प्यार था कि बस बंदा कहता यार रहने दो। और जो फिर हमारे वाली जनरेशन आ गई है, उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा स्पॉइल भी किया। और आजकल की जो जनरेशन है, जैसे आप जेन जी को ले लें, जेन अल्फ़ा को ले लें आप, जेन अल्फ़ा जो है अब वो तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में, उनके तो स्टाइल ही अलग हैं। आजकल आप पाकिस्तानी ड्रामास भी देखें तो उसमें वो देखें कि जो छोटे बच्चे हैं उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो हमने कहाँ पे गलती की है? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बहुत ही मज़े की बात है कि पहले जो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होती थी, हम लोग ना पेरेंटिंग को 2-3 डिफरेंट तरीके से हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जहाँ पे जो कह दिया गया वो सच है, वालिदैन ने जो कह दिया वो हरफ आखिर है। कहीं ना कहीं इस्लाम में है कि उफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं मतलब होता ना, वालिदैन भी कभी गलत हो सकते हैं, आप कम से कम बात कर सकते हो। नहीं, वहाँ पर जो वालिदैन ने कहा है उसको हर हाल में पूरा करना है। बच्चे की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, बच्चे की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, बच्चे की अपनी कोई, आप कहते हैं ना कि एथिकली सब कुछ जायज़ था उस दौर में।
उसके बाद क्या अंजाम हुआ कि बच्चे को जब मौका मिला तो फिर वो बिल्कुल ही उसने डिफरेंट जो है वो ज़िंदगी अपनाई। वालिदैन की ज़िद में आकर उसने वो नहीं फ्यूचर वो नहीं अपनाया जो बच्चे वालिदैन चाह रहे हैं, वो वाला करियर परस्यू नहीं किया जो वालिदैन चाह रहे हैं, और वालिदैन की ज़िद में बच्चा बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बन गया। अब जो हमें नज़र आ रही है रिसेंटली वो सबमिसिव पेरेंटिंग है। सबमिसिव पेरेंटिंग के अंदर बच्चे वालिदैन जो है बच्चों के नीचे हैं, जो बच्चा कहेगा वो होगा। अच्छा। स्कूल में टीचर को इजाज़त नहीं है कि टीचर ने बच्चे से ये कह दिया जब लेट थे क्लास में, टीचर ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। आप नहीं कह सकते बच्चे को ये, बच्चे के कंसेंट के बगैर बच्चे से ये नहीं कह सकते कि आज मैंने टेस्ट लेना है आपसे। तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कंसेंट तो होना चाहिए ना। देखिए फिर आप ऐसा करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बच्चों को बनाते हैं, हमारे बच्चे जो है मुल्क भी चलाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल भी चलाएंगे, और फिर देख लें आप क्या सत्यानाश होगा इस कंट्री का। दोनों देखें, दोनों मेथड हमने करके देख लिए हैं। हमने वो डंडा पीर वाला मेथड भी करके देख लिया, वो बैकफायर हुआ है, और हमने ये वाला मेथड भी करके देख लिया है, ये भी बैकफायर हुआ है। तो मुझे पर्सनली एक मेरा सजेशन है कि बच्चे उन लोगों को पैदा करने चाहिए जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो इमोशनली समझदार हों और इमोशनली उनको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना आता, जिनको खुद सही गलत की तमीज़ हो, जो खुद अपना एंगर, हर इमोशन एंगर में ही ना प्रेजेंट करते हों। तो वो आके बच्चे को उसकी, हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग है, तो उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्टेंस के साथ लेके चलें। बिल्कुल। अच्छा, सबमिसिव होना और एक्सेप्टेंस लेना फ़र्क है मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा। देखिए इन दोनों जो हमने पेरेंटिंग की बात की ना, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग और सबमिसिव पेरेंटिंग, इसका एक मिडल वे है जो कि बहुत पॉजिटिव तरीका है, वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जहाँ पर आप बच्चे को उसकी जो कहते हैं ना कि एक लिबर्टी देते हैं, उसको आप उसकी कुछ हद तक मर्जी देते हैं, उसके बाद आगे जाकर फिर पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स बच्चे को एक हद तक इजाज़त देते हैं किसी भी चीज़ की, उससे आगे बच्चा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ये डेडलाइन है, इसके बाद जो मैंने कह दिया वो होगा। आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंस देते हैं, बच्चा चूज़ कर सकता है उसने आज क्या पहनना है, बच्चा चूज़ कर सकता है उसने क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, बच्चा चूज़ कर सकता है वो क्या करियर जो है वो परस्यू करना चाह रहा है। लेकिन बच्चा ये चूज़ नहीं कर सकता कि अगर मिसाल के तौर पर वो अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली करना चाह रहा है जो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत है, वहाँ पे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो है वो स्टेरिंग संभालते हैं। रीजनिंग करनी चाहिए बच्चे के साथ, बच्चे का रीजनिंग करनी चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चे को चीज़ों के प्रॉज एंड कॉन्स बताने चाहिए। बच्चा छोटा है, कहीं ना कहीं हम बच्चे को डील करने की कोशिश जब कर रहे होते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि इस चीज़ का नुकसान क्या होगा, बजाय इसके कि डंडे के ज़ोर पे हर चीज़ करवाई जाए। अक्सर बच्चों को ये समझा कर के बेटा इस चीज़ का नुकसान ये होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती आप ये करो, आप इजाज़त भी नहीं दे रहे लेकिन आप उसको समझा भी रहे हैं। ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। ये बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे ये मैंने भी एक दफ़ा, मेरा बेटा है उसको ना, वो गिर गया सड़क पे, तो उसको उसकी जो पैंट थी वो फट गई और उसको हल्का सा खरोश आ गई। तो मुझे था कि यार इसको ना मैं टेटनस का टीका लगवा लूँ। अब वो उसको ना नीडल फोबिया है, वो डरता है सुई से, तो इतना वो डरता। अब मैं उसको चाहता ज़बरदस्ती पकड़ के उसको मैं लगवा सकता था, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, वो छुप गया जाके कि भाई मुझे तो अब इंजेक्शन लगेगा तो फिर कोई और मसला होगा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, सिर्फ 1 मिनट बात सुन लो। मैंने दिखाया, मैंने उसको टेटनस का पेशेंट दिखाया, उसकी जो क्रॉनिक एक्यूट फॉर्म जो थी उसकी टेटनस की एक्यूट फॉर्म में जो इंसान के साथ होता है वो एक बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है, वो मैंने उसको दिखाया। तो ही वाज स्केयर्ड। उसने कहा मैंने कहा ये इससे बचने के लिए हमें ये जाना पड़ेगा। वो खुद आया, वो खुद बैठा, वो खुद डॉक्टर के पास गया और ख़ुद उसको ज़ख़म दिखाया। तो वो तो अलग बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं ये हम इसको एंटीबायोटिक के साथ कवर कर लेंगे, इसको ज़्यादा मसला नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बच्चों को इंजेक्शन लगा होता था। एंड देन ही हैड अ रिलीफ। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रीज़निंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी। बचपन से ही बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, वो हमने उसका पहले सत्यानाश किया, बाप को जलाद बना दिया, फलाने को कुछ और बना दिया, बायस उसके दिमाग में डाल दिए और डिफरेंट अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी बच्चे के दिमाग में डाल दी। अब वो बच्चा आता है सोसाइटी में, स्कूल जाता है। अब स्कूल जाके जो बाकी बच्चे होते हैं वो उस डिफरेंट डिमीनिंग तरीके हमने देखे होंगे। डिफरेंट बच्चे दूसरों को करते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारी अम्मी ऐसी, वो बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं बच्चे। तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं ये सिखाते कि ना तो हम किसी के साथ रेसिज्म कर सकते हैं, ना किसी को बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, ना हम किसी को नीचा दिखा सकते हैं। कोई
इंसान ऊंचा या नीचा नहीं है, सिर्फ उसके अमाल हैं जो ऊंचे और नीचे हैं। तो यहाँ पे आके बच्चे को हम क्यों नहीं ये सिखाते कि हमने अपने आप को लेके किस तरह चलना है। उसका नुकसान आगे ये होता है कि वो बच्चा माशरे में बड़ा होके नासूर बनता है, और यहाँ पे हमारे माशरा नासूरों से भरा पड़ा है। स्कूल्स के अंदर जो कि हम समझते हैं स्कूल्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये क्या सिखा रहे हैं हमें? देखिए, पहली जगह तो कहीं ना कहीं घर है जहाँ से बच्चा सीखता है। और जो भी आपने एग्जांपल दी है, बच्चा जो स्कूल में जाकर हरकतें कर रहा है, बुली करेगा स्कूल जाके वही चीज़ आगे रिफ्लेक्ट करेगा जो घर में सीख कर आया है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? बच्चे को माँ चाहती है, बाप चाहता है हमारा बच्चा बहुत काइंड हो, हमारा बच्चा हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, या कुछ हद तक एक अच्छा इंसान हो। लेकिन घर में क्या हो रहा है? माँ कहीं ना कहीं मेड को जो है वो जो है कहीं ना कहीं बुरा भला कह रही है, उसके बारे में बात कर रही है, उसको डिमीन करवा रही है। अब बाप जो है वो इतना ब्रैक कर रहा है कि ऑफिस में मैंने ये किया, मैंने अपने हेड को इस तरह से कह दिया, मेरी तो बड़ी इज्जत है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आप बुली भी कर रहे हैं, जहाँ पे तबके की डिफरेंस आता है, सोशल सिस्टम का डिफरेंस आता है। आप कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं। तो जो कुछ आप घर में देख रहे हैं, बच्चा घर में देख रहा है कि माँ किस तरह झूठ बोलती है, माँ किस तरह दूसरों को बुली करती है, माँ मेरे साथ किस तरह का रवैया रखती है, बच्चा वही चीज़ जाकर रिफ्लेक्ट करता है स्कूल के अंदर। मगर स्कूल्स में भी आप देखें ना कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है, और वो प्रेशर इतना होता है कि हर बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। तो स्कूल्स को वो क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए? जैसे लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसके थोड़े से बाल बड़े हैं, तो उसको स्कूल में खड़ा किया जाएगा, उसको जलील किया जाएगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो की जाएगी। हालांकि स्कूल में ये काम नहीं होना चाहिए। बच्चे की स्कूल की फ़ीस लेट हुई हो और उसको क्लास में खड़ा करके ना बोला जाएगा आपकी फ़ीस लेट है। बच्चे का फ़ीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चे की फ़ीस लेट होती है तो जनाब आप उसके पेरेंट्स को कॉल करें, आप बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करें। तो हमारे स्कूल्स के अंदर ये जो साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि आप उस बच्चे को टारगेट कर रहे होते हैं, जब बच्चे को जलील करांगे ना तो आप ही घर जाके माँ प्यो दसेगा। तो ये हमारे स्कूल सही कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जो उस चीज़ के आ रहे हैं, बच्चे सुसाइड्स की तरफ बहुत जा रहे हैं, बच्चे लो सेल्फ एस्टीम। अगले दिन बच्चा कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना, या अगर वो ये नहीं कह सकता घर में वालदैन को, तो कहीं ना कहीं वो पेट दर्द का बहाना लेकर स्कूल जाके उसकी तबीयत वाकई ख़राब हो जाती है साइकोलॉजिकली। उसको वाकई लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको एंजाइटी की वजह से उसका स्टमक अपसेट हो जाता है, क्योंकि स्कूल का माहौल इस तरह का नहीं है। बच्चे को खड़ा करके उसको टारगेट करना है। छोटा सा बच्चा, उसका छोटा सा जहन है, और उसको जब आप कुछ कहते हैं उसके जहन में वो बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। उसको नहीं पता कि बात इतनी बड़ी नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि सब मेरे क्लास फेलोज़ के सामने मुझे ये कहा गया है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, मेरा बेटा है, ही इज़ 6 years old, और वो बच्चा मुझे कहता है कि मैंने आज ये वाले शूज़ नहीं पहने, मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। हालांकि शूज़ सिर्फ वही सेम यूनिफॉर्म के शूज़ हैं, सिर्फ वो डिफरेंट जो है वो एक पेयर था, मैंने ये पहन कर नहीं जाना। उस बच्चे के अंदर इस चीज़ का इतना डर है, इतना खौफ है कि मुझे कुछ कह ना दिया जाए। ऐसे बच्चे को अगर आप वाकई सबके सामने कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं, ये बच्चा इसकी पर्सनैलिटी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये सुसाइड वाले वाक़यात भी देखे जाते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको भी पता ही है कि कितने हमारे स्कैंडल्स भी निकल रहे होते हैं, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं उन स्कैंडल्स में, और लड़के जो हैं कोई सुसाइड कर रहा होता है। अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया, और उसमें जी अटेंडेंस शॉर्ट थी उसकी, जो भी मसला था, जो वो बच्चा स्ट्रेस लेके उसने छलांग लगा दी या उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है और वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, तो वो उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करे? क्योंकि देखें, कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है, कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता। अल्लाह पे यकीन रखें, बस जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है ना, वो नहीं मिलनी है। कोशिश करें, नसीब में होगी, आपको मिल जाएगी। अल्लाह पे यकीन रखें। मगर बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे, वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। बड़े लोग भी जो बेचारे जॉब्स कर रहे होते हैं वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो जो ये सुसाइडल थॉट्स इंसान को आना शुरू होती हैं, ये सुसाइडल थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए?
सुसाइडल थॉट्स आपको तब आती हैं जब कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त करते जा रहे हैं बजाय इसके कि आप उसको समझें, उससे निकलने की कोशिश करें, तरीका ढूंढें समझने के बाद कि मुझे क्या, कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, मैं किस चीज़ से परेशान हूँ और मैं क्या करके इसको हैंडल कर सकता हूँ। जब वो चीज़ नहीं हो पाती तो लास्ट जो हमें एक लास्ट रिजॉर्ट नज़र आता है, आखिरी हल वो ये होता है कि चलो दुनिया छोड़ देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। अब इंसान का ये आखिरी बिल्कुल लास्ट स्टेज है। इसका मतलब है यहाँ तक आने के लिए उसने तमाम तरीके अपनाए होंगे इससे पहले, उस चीज़ से बचने के लिए, उससे जान छुड़वाने के लिए। इसका मतलब है कोई और उसको दरवाज़ा खुला नज़र नहीं आया। तो अब बच्चा जो है, इंसान जो भी सुसाइड की तरफ जा रहा है, उसको लगता है कि इसके बाद मैं पुरसकून हो जाऊँगा। उसको ये बताना कि ये इसके अलावा हल मौजूद हैं, दुनिया में कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो हल ना हो सके। हज़रत अली का कौल है कि कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी मौजूद ना हो। हर मसला हल हो सकता है अगर आप उसको हल करने की कोशिश करें। जो प्रेशर की आपने बात की है ना, प्रेशर के हमारे बहुत सारे हमने डिफरेंट तरह से प्रेशराइज़ करना शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें 99% मार्क्स चाहिए, हमें 100% मार्क्स से कम नहीं चाहिए। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तान का, इसमें और कुछ हो या ना हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम प्रेशर। आप देखेंगे जो हमारे हाई अचीवर्स हैं वो लोग जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट तरह की हमारी नीड्स होती हैं, कुछ लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट ज़्यादा होती है। अगर उस इंसान की वो नीड फॉर अचीवमेंट पूरी नहीं हो रही तो उसको लगता है कि बस ये अब मैं फ़ेल हो गया हूँ, अब तो मुझे जो है वो ज़िंदगी में जीने का कोई हक़ ही नहीं है। उसको लगता है 1 मार्क कम आ गया, 1% कम हो गई तो दिस इज़ इक्वलेंट टू फेलियर। ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते हैं ये लोग। तो उनको पहले तो ये समझाना बेटा कि एग्ज़ाम आपको जज करने का क्राइटेरिया नहीं है। बड़ा हमारा गलत तरीका है, नॉन वैलिड तरीका एग्ज़ाम में जज करने का। अब एग्ज़ाम के अंदर जो पूरा साल आपने पढ़ाया, उस पूरे साल के अंदर जो चीज़ आपने पढ़ाई कि आपका एग्ज़ाम उस चीज़ को जज कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है आपको रियल लाइफ में जाकर। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, ऑनेस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि ये साइकोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो, इसका एग्ज़ाम में तरीका जो जज करने का होगा वो देखा जाएगा आपका रिटन एक्सप्रेशन, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी राइटिंग स्किल्स कि आप कम टाइम में कितना लिख सकते हो। ये वो चीज़ जज नहीं कर रहा जो मैं आपको क्लास में कन्वे कर रही हूँ। आप डे टू डे साइकोलॉजी जो समझ रहे हैं लोगों की, तो एक तो वो हमारा तरीका जज करने का गलत है, हमें उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा, उसका प्रेशर कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें लोगों को, बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि बेटा वो आपको जो जज करने का तरीका है एग्ज़ाम के अंदर, उससे ये तय नहीं होगा कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, आपको कितना नॉलेज है, या आप दुनिया में कितने कामयाब होगे आगे जाकर। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो कहीं ना कहीं सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तो हमें पता चलता है ना, किसी इंसान को पहले थॉट आती है, ख़ुदकुशी की थॉट आती है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर देता है, अपनी ज़िंदगी के मामलात में पीछे हटना शुरू कर देता है। तो उस बच्चे को, इंसान को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आइडेंटिफाई करके उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत है किसी साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प की, थेरेपी की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है बिल्कुल। क्योंकि सुसाइडल आइडिएशन अगर एक बार आ गई है तो कोई आप खुद से घर में हैंडल नहीं कर सकते, आप स्कूल में हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए बच्चे को किसी न किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। सुसाइडल आइडिएशन कभी भी सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ जा सकता है। ये बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है सुसाइडल आइडिएशन से लेकर सुसाइडल अटैम्प्ट। पहली अटैम्प्ट कामयाब हो गई तो इंसान नहीं बचेगा। कभी कभी कामयाब नहीं होती, वहाँ हमारी लक होती है कि हम उसको मज़ीद हैंडल कर सकते हैं बाद में। लेकिन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके थेरेपी की तरफ भेजना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें क्या समझती हैं कि जो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारा घर से लेके एजुकेशनल सिस्टम और हमारी सोसाइटी, ये सब मिल के रिस्पॉन्सिबल हैं एक इंसान को इस नहज तक लाने के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि तीनों कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ से इंसान इस हद तक पहुँच जाता है कि उसको लगता है कि अब बस मुझे ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ मज़ीद। हमारे स्कूल्स में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। स्कूल से मेरा मतलब हमारे जितने तालीमी इदारे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने इमोशंस अपने किस तरह प्रोसेस करने, आपने एक्नॉलेजमेंट करनी है। आपको बेसिकली हमें लिटरली रटवाया जाता है और उसके ऊपर हमें एक कागज़ दे दिया जाता है और वो कागज़ हमारी आइडेंटिटी होता है जी, और उसकी बेस पे हमारी आगे जॉब मिलनी है या सैलरी होनी, हमारा करियर डिसाइड होता है। तो लोग इसलिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल हुए होते हैं कि भाई ये तो होना है, सब चीज़ें हमें टाइम पे करनी है। वही पैट्रियार्कल प्रेशर आ जाता है लाइफ का। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इन चीज़ों को चेंज करना चाहें
तो किस तरह कर सकते हैं कि एक इंसान है वो अपने आप को किस तरह ट्रेन करे? क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी ये खुराफात हैं आते तो दिमाग में ही है ना। एग्रेशन है, दिमाग में आया, मैं लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग ही सड़ रहा है ना, मुझे खुशी हो रही है, दिमाग में मैं फ़ील कर रहा हूँ तो ही मैं खुश हो रहा हूँ। तो मेरे जितने इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सिखाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं तो ये सारे मसले गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी लाउड बहुत ज़्यादा है। हम जो भी फील करते हैं एक्सट्रीम पर जाकर फील करते हैं, फिर एक्सट्रीम पर जाकर उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक ये चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है। स्कूल्स में, घरों में अगर हम खुद इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे प्रमोट कर सकते हैं, हम लोगों को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। टीचर्स को खुद नहीं पता, पेरेंट्स को खुद नहीं पता। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि कहीं ना कहीं वालिदैन को दुनिया में बच्चे लाने से पहले पेरेंट बनना आना चाहिए। उनको पता हो कि अब हमने किसी के सामने रोल मॉडल बनना है। बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है अपने इर्द गिर्द देख कर, बताने से वो नहीं सीखता। हम बता बहुत कुछ रहे हैं, बिलीव मी। हमारा सोशल जो मीडिया है वो बहुत कुछ बता रहा है, हमारे वालिदैन बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कोई करके नहीं दिखा रहा। जब आप करके दिखाते हैं तो चीज़ों की लोग ज़्यादा समझते भी हैं और ज़्यादा वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं। जो आपने बात की है ना कि इमोशंस को समझना, दिमाग को समझना, दो कंपोनेंट्स हैं, एक इमोशंस हैं और फिर है कॉग्निटिव पार्ट। अच्छा, अब अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है या मुझे कोई भी इमोशन है, खुशी हुई है, मुझे गुस्सा आया है, मुझे जेलसी हो रही है, डिफरेंट इमोशंस हैं। उन इमोशंस को सबसे पहले महसूस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, समझना, ये एक कंपोनेंट है। एक्सप्रेस कहाँ पे करें? किसी के पास करें या खुद से एक्सप्रेस करें? देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आया है, मैं जाके ये कप उठा के किसी को मार के एक्सप्रेस कर देता हूँ, तो मैं तो गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा हूँ। खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं ना। एक चीज़ होती है एंगर, जो कि इमोशन है जिसे हम कहते हैं महसूस करना, मैं ये फील कर रही हूँ। एक है एक्सप्रेशन, एग्रेशन, कि आपने उसका इजहार कैसे किया। तो पहली चीज़ तो ये कि गुस्सा बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कोई भी इमोशन होता है, उदासी होती है, उस तरह गुस्सा एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपको गुस्सा आया, इट्स ओके, आपने उसको खुद को बताना है मुझे गुस्सा आ रहा है। अब आइडेंटिफाई करें मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। अब इमोशनल कंपोनेंट, पहले इमोशनल कंपोनेंट को साइड पे करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो एकदम से फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ है आपके हार्मोन्स की बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाए। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है ना, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको एकदम से पैल्पिटेशंस होना शुरू हो जाती हैं, आपके पपल्स डायलेट हो जाते हैं। कुछ हद तक खुद को पहले वहाँ रिलैक्स करें। हमारा इस्लामिक तरीका है वज़ू कर लें या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें, आप बैकवर्ड काउंटिंग कर लें, आप डीप ब्रीदिंग कर लें, आप कुछ अच्छा देख लें, आप मज़ाहिया कुछ देख लें, उससे इमोशनल कंपोनेंट डाउन हो जाएगा। अब बात आती है थॉट्स की। गुस्से के वक्त सोचें क्या थी, उसकी ज़रूरत कैसी हुई, उसने मुझे कहा, ठीक है, मैं तहस नहस कर दूं, ये सोचें क्यों थी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली ट्रिगर थे, आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम बहुत जो है एक्टिवेट हुआ था। सो पहले तो इमोशंस को हमने कहीं ना कहीं सबसाइड करना है, हैंडल करना है। इमोशंस के बाद बात आती है सोचों की। जब आप सोचने समझने की सलाहियत में आएंगे तो फिर आपका दिमाग सही चीज़ पे सोचेगा। गुस्से की हालत में हमें सिर्फ मनफी ख्यालात आते हैं और हम शिद्दत पसंद होकर सोचते हैं। तो जब आपने अपने फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट को रिलैक्स कर लिया, कंफर्टेबल कर लिया, चाहे आपने एक्सरसाइज की, आपने वॉक की, अब अपने जहन को ही बताना शुरू करें कि मुझे किस बात पे गुस्सा आया, क्या इस बात पे गुस्सा आना चाहिए था, क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इसकी वजह से मैं मिसाल के तौर पे किसी को कत्ल करके मैं जेल में चला जाऊँ, क्या ये इतनी बड़ी बात है? तो फिर खुद को ये बताएं कि ठीक है, एक बात मुझे बुरी लगी है, वो बात मुझे जिस हद तक बुरी लगी है उस बात को मुझे या तो उस इंसान को कन्वे करना है, उसको मुझे बताना है तुम्हारी बात ये मुझे बुरी लगी है, राइट। और फिर उसको मुझे इस तरह से एक्सप्रेस करना है जिससे कम से कम मुझे नुकसान ना हो। गुस्से को एक्सप्रेस करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि ना आपको नुकसान हो ना सामने वाले को नुकसान हो। आपको जो चीज़ बुरी लगी है आपने उसको कन्वे करना है कि वो दोबारा ना हो, राइट। गाड़ी का, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जैसे आपने पिछली एग्जांपल दी थी, तो सही तरीका तो ये था ना कि वाकई आपको पैसे लेने थे। वो लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मार कर अल्टीमेटली क्या होना था, फ़ायदा कुछ भी नहीं होना था। उस इंसान ने भी ज़िद में आकर पैसे नहीं देने थे। तो कहीं ना कहीं उसको ये बताएं कि आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। ट्रैफिक कानून यही कहता है कि जिसने पीछे से गाड़ी मारी है उसकी गलती है, तो आपने मुझे देना है जो भी आप मेरा हर्जाना बनता है। अब आप मुझे सही तरीके से दे देंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं लॉ में जाऊँगा, कोर्ट में जाऊँगा, वरना लड़ाई झगड़े की तरफ जाना पड़ेगा। तो फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है उसके अंदर। एक बहुत ना ज़बरदस्त फ्रेज़ यूज़ होता है, डिल्यूजन, यू आर डिल्यूजनल, या जेनजी क्या बोलती है उसको, डिलुलू, कुछ इस तरह का कुछ वर्ड बोलती है उसके लिए। तो ये है क्या डिल्यूजन? एक्चुअली में डिल्यूजन क्या होता है? देखें, डिल्यूजन एक
साइकाइट्रिक सिम्टम है, अच्छा, साइकाइट्रिक सिम्टम है जो यूज़ होती है स्वेयर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए। अच्छा, अब ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनके लिए हम आम उर्दू ज़ुबान में पागल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो एक जो इंसान पागल होता है वो पागल कब होता है? जब उसका रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, जब उसको ये समझ आना बंद हो जाती है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ हकीकत में है या सिर्फ मेरे दिमाग में हो रहा है। डिलूजन एक ऐसी चीज़ है, डिलूजन एक ऐसे बिलीफ को कहते हैं, एक ऐसे यकीन को कहते हैं जिस पे आपका यकीन हो कि ये चीज़ ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे वो शख्स मेरे ख़िलाफ़ है, कि लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से डिलूजन्स की बहुत सारी इकसाम हैं। मज़हब के लिहाज से भी डिलूजन होता है। डिलूजन ग्रैंडियोसिटी का डिलूजन होता है कि मैं दुनिया में कुछ बहुत ही सुप्रीम पावर हूँ। कुछ लोगों को डिलूजन होता है कि मेरा ताल्लुक़ किसी बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी से है, बहुत एक अच्छा हमारा जो है उनके साथ दोस्त हैं, हमारे फैमिली में हैं, राइट। डिलूजन एक ऐसे उसको अलामत को कहते हैं जहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया कि ऐसा ही है, दुनिया की कोई चीज़ इसको शेक नहीं कर सकती, कोई चीज़ इसको तब्दील नहीं कर सकती। मतलब उसने अपना पक्का रहना है उस पे। बिल्कुल। उसका पंजाबी का एक वर्ड यूज होता है कि तेरा कां चिट्टा ही है। हाँ, एग्जैक्टली, वो डिलूजनल है। ठीक है, हमने हर उस चीज़ को डिलूजनल बना दिया जिस पे कुछ हद तक हमें यकीन या गुमान होता है कि ये शायद ये चीज़ ऐसी है। हमने डिनाइल को डिलूजन बना दिया है। हमने डिनाइल को डिलूजन बना दिया है, या हमने हमने बहुत सारी चीज़ों को डिलूजनल बना दिया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी डिलूजन बना दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसी तरह से हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन जो टर्म यूज़ होती थी साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी आंखें किसी को देख रही हैं और वो शख्स आपके सामने नहीं खड़ा हुआ, इसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है। हेलुसिनेशन होती है जब कोई भी सेंसरी मॉडलिटी जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना या टच की जो अलामत होती है, आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि ये वाली मॉडलिटी काम कर रही है, यानी कि आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जबकि हकीकत में आपके इर्द गिर्द कोई आवाज़ें नहीं हैं। ठीक है। ये हेलुसिनेशन है, चीज़ों की एब्सेंस में उनको परसीव करना, राइट। डिलूजन्स होते हैं जब आपके चीज़ों के बारे में ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएं जिसको दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती, और आपके पास इनफ ग्राउंड भी नहीं होता, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ उसका सपोर्ट भी नहीं कर रही होती, आपके पास कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी नहीं है, बस आपने एक दिमाग में सोच लिया ये ऐसा ही है। बिल्कुल। जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच ले कि भाई ये जो इंसान है ना, ये साजिश कर रहेगा, ये मेरे खिलाफ साजिश करेगा, ये वो डिलूजन में चला जाता है। बिल्कुल। और अच्छा, हेलुसिनेशन के बारे में एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का सवाल है मेरा आपसे। हेलुसिनेशन से जो हैं ये अक्सर लोगों को डिफरेंट ड्रग्स करके भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऐसी ड्रग्स हैं जैसे मैरिजुआना है, ठीक है, या जैसे भांग है जो, या LSDs हैं, वो हेलुसिनेशन में ले जाती हैं। सूडो हेलुसिनेशंस भी होती हैं। और सूडो हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन में क्या फ़र्क है? हाँ, दिमाग के अंदर सिग्नल जा रहा है जो ये बता रहा है कि आपके सामने कोई चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। अब आपके कहीं ना कहीं दिमाग का वो पार्ट जिसने देखने की हिस्स को परसीव करना है वो काम कर रही है, जबकि आपकी आंखों के सामने कोई स्टिमुलस नहीं है। ये एक्चुअल हेलुसिनेशन होती हैं। सूडो हेलुसिनेशन ये होती हैं जो कभी कभी हमें लगता है कि हमने किसी को देखा है, इमेजिनेशन है ना, वो इल्यूजन होता है, लेकिन मैं इल्यूजन की बात नहीं कर रही हूँ। सूडो हेलुसिनेशंस ये होता है कि मुझे लगता है कि मैंने किसी भूत को देखा है, लेकिन इन रियलिटी ना वो इल्यूजन था ना वो हेलुसिनेशन थी। इल्यूजन ये होता है कि मेरे सामने कोई डिस्टॉर्टेड चीज़ मौजूद है, मेरे सामने कुछ था जिसको मेरे दिमाग ने गलत परसीव किया। मेरे सामने एक कप था लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रॉफी पड़ी हुई है। तो कप सामने होना और उसको गलत परसीव करना, लोग बादलों में वो देख रहे होते हैं ये फलाने की शक्ल आ रही है। बिल्कुल, इसे आप इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, इसे आप इल्यूजन भी कह सकते हैं। अंधेरे में ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, जैसे कोई पेंटिंग होती है तो वो आपको डिफरेंस है, बिल्कुल दिखता है, ब्रेन उसको परसीव नहीं, दैट इज इल्यूजन। और जो हेलुसिनेशन है वो आप, मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब देखे हैं मैंने, तो वो बैठे होंगे और वो यूं आंखें बंद करेंगे और बताएंगे बंदा यहाँ पे ये कर रहा है, वो एक्चुअली कर रहा होगा। फिर मेरा ख्याल आप पैरासाइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। पैरासाइकोलॉजी है तो ये एग्जिस्ट करती है पैरासाइकोलॉजी? पैरासाइकोलॉजी अगेन साइंस नहीं है, इसके ऊपर एज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह टेलीपैथी होती है, अगर आपने कोई ड्रग्स ले ली हैं इस तरह की और वो ड्रग्स ने आपको, या LSD लोग लेते हैं तो उससे उनको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हेलुसिनेशन एक दफ़ा अगर स्टार्ट हो गई है, एक्चुअल हेलुसिनेशन है, तो उसके बाद इंसान तो किसी वक्त भी कैफियत में जा सकता है और फिर वो हेलुसिनेट कर सकता है। तो फिर ये हेलुसिनेशन है, ये आगे आपको स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ ले जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या जो ये हेलुसिनेशन एक पार्ट है ना, वो उसके बिना स्किज़ोफ्रेनिया भी पूरा नहीं है। बिल्कुल। तो हमने जो हर एक को बोला हुआ है कि यू आर हेलुसिनेटिंग,
यू आर हेलुसिनेटिंग। तो वो हेलुसिनेट करना एक सीरियस टर्म है, और ये ड्रग्स जो स्टूडेंट्स या दूसरे लोग लेना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर फन, तो ये इनकी तो मेंटल हेल्थ भी ख़त्म कर देती होगी। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं उनके हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया हुआ है, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। ठीक है, ठीक है। अगर ड्रग्स लेने के बाद एक इंसान ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन, जब उसने ड्रग्स ली हुई हैं तब उसको सिम्टम्स आ रही हैं इस तरह के, छोड़ने के बाद, विड्रॉल के बाद ये सिम्टम्स आ रही हैं, उसको एक हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस है, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। अगर किसी इंसान को हेलुसिनेशन होती हैं तो वो ख़ुद को किसी टेस्ट में डाल सकता है? जैसे लेट्स सपोज कि एक इंसान थोड़ा कॉन्शियस है और उसको हेलुसिनेशन होती हैं, सबसे पहले तो वो एक्नॉलेज करेगा ना कि यार आई एम हेलुसिनेटिंग। तो जब वो हेलुसिनेट कर रहा है उस फॉर्म के अंदर वो इंसान कुछ अपने आप को कोई ऐसा सवाल करे कि जिससे वो बाहर निकल रहा है कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ या नहीं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, वो उनको नाइटमेयर्स आते हैं, वो ख्वाब में फंस जाते हैं, उनकी नींद टूटती नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये मेरे जानने वाले थे। तो वो बच्चे को सिर्फ मैंने एक दिन ना प्रैक्टिस करवाई एक छोटी सी, और उसके बाद उसकी जान छूट गई। तो उसको मैंने सिर्फ ये कहा था, मैंने कहा बेटा बात सुनो, तुम्हें ख्वाब आता है? कहता वो के विशान भाई वो बिल्कुल सच लगता है मुझे, इस तरह का मुझे ख्वाब आता है। मैंने कहा बस तुमने ना एक सवाल अपने आप से हमेशा पूछते रहना है, हमेशा पूछते रहना, और वो ये है कि मैं यहाँ आया कैसे। अगर तो तुम्हें याद आ गया मैं यहाँ पे आया कैसे, तो तुम रियलिटी में हो, और अगर तुम्हें याद ना आया मैं यहाँ कैसे आया, तो तुम ख्वाब देख रहे हो। तो उसका जो साइड इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि जब वो ये रियलाइज़ कर लेता था ना सोया हुआ भी कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, उसका आधा डर, उसकी आधी वो सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वो नाइटमेयर्स भी बंद हो गए। तो हेलुसिनेट जब कोई कर रहा है तो वो अपने आप से किस तरह उसको एक्नॉलेज करे कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? देखिए हेलुसिनेशंस के अंदर ये है कि पहले तो इनसाइट डेवलप होना, जो आपने बात कही कि बड़ी देर से डेवलप होती है, बहुत देर से आप ये रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि देखें आपको तो नज़र आ रहा है, वो चीज़ वाकई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, एक कॉग्निटिव लेवल पर हो रहा है, एक्चुअली आपको नज़र आती हैं जब आप विजुअल हेलुसिनेट करते हैं। वो फिर ये कि कोई और इंसान आपको बताए कि वो वहाँ पे सामने नहीं है, आप किसी से किसी से पूछ लें कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको भी वो नज़र आ रहा है। ऐसे हेलुसिनेशंस पे काम किया जा सकता है। आवाज़ों के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड, एक होता है ना रिकॉर्ड डायरी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, किसकी आ रही हैं, और अगर आवाज़ें आ रही हैं तो क्या दिखाई भी दे रहा है वो इंसान। चूँकि ये जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होता, तो थॉट डायरी में आइडेंटिफाई हो जाती है चीज़ कि मुझे ज़्यादातर किस टाइम पे आती हैं, और उस टाइम पे मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता। और ये जो इस तरह वाली है ना, ये सारी मेरी हेलुसिनेशंस हैं, बाकी लोग होते हैं। पहली चीज़ जो समझ में आती है ना कि जब तक मियाँ बीवी का आपस का रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सही नहीं होगा, ये सारे मामले सही नहीं होने वाले। क्योंकि सारी बात है, जब मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन ठीक होगा तभी वो आगे प्लान कर सकेंगे चीज़ों को, तभी वो एक पेज पे हो सकेंगे, तभी वो अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से और एक इंटेलिजेंट वे में जाके वो उनकी परवरिश कर सकते हैं। तो हमारे जो रिलेशनशिप वाले जो मामलात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अब YouTube से सीख रहे हैं, हम Instagram से सीख रहे हैं, Facebook से सीख रहे हैं। जैसे आपने भी मुझे बताया कि आप भी बड़ी अजीब बातें सुन रही होती हैं कि लोग साइकोलॉजिस्ट को जाके बता रहे होते हैं नहीं ऐसे नहीं है नहीं ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ये नार्सिसिस्ट ही है ठीक है, मैं एम्पैथ हूँ बस। क्योंकि जो हमें साइकोलॉजी में चीज़ें अच्छी लगी हैं वो हमने अपने पे अप्लाई कर ली हैं, और जो हमने दूसरे पे जो बुरी लगी हैं वो दूसरे पे अप्लाई कर दी हैं। मगर कुछ रियलिटी भी होती है। यहाँ पे अब्यूज़ को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि फिर क्या हुआ, प्यार तो मुझसे ही करते हैं, या ठीक है वो जैसी भी है बहुत बदतमीज़ है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मगर मुझे बहुत प्यार है उससे। तो ये भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होना है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कोई लव इज़ नॉट अबाउट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली लव। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने हमें मोहब्बत जिस तरह से प्रेजेंट की है, हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। हमने देखें, आप जिस तरह की चीज़ें देखते हुए बड़े होते हैं, आपका आइडिया ऑफ लव वही बनता है। अब अगर आपने जैसा मुझे शुरू में एक मूवी की एग्जांपल दी थी कि 3 बार उसको थप्पड़ मारा और उसके बाद उस इंसान ने रियलाइज़ किया, ऐसी मूवी देखने वाला इंसान कहीं ना कहीं इसी चीज़ को नॉर्मलाइज करके इसी को मोहब्बत समझेगा। उसको मोहब्बत की कोई और डेफिनेशन पता ही नहीं है। टॉक्सिसिटी
एक्चुअली में होती क्या है, क्योंकि हमें तो ये बताया कि हम हर एक को कहते हैं यू आर टॉक्सिक, यू आर टॉक्सिक, यू आर टॉक्सिक। बिल्कुल, टॉक्सिसिटी को भी हमने बहुत जो है वो थ्रो करना शुरू कर दी, एक लेबल ओवररेटेड कर दिया, बहुत ओवररेटेड कर दिया। देखिए टॉक्सिसिटी वो है कि जो एक जगह से कंटिन्यूसली आपको कोई इंसान जो है वो मेलिशियस थॉट्स के साथ कंटिन्यूसली आपको रोक टोक कर रहा हो, तंग कर रहा हो, एक इंसान बाय पर्सनैलिटी ऐसा हो। हर इंसान को कह देना कि तुम टॉक्सिक हो या टॉक्सिसिटी मेरी तरफ आ रही है, वो एक गलत चीज़ है, राइट। चीज़ों को हम समझने की कोशिश नहीं करते, एम्पैथाइज नहीं करते, वही हम बात दोबारा कहेंगे कि उस इंसान ने ये कहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, दूसरा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने लेबल्स को कहीं ना कहीं थ्रो नहीं करना। टॉक्सिसिटी की बात वहाँ आती है जहाँ पे उस चीज़ की वजह से आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँच रहा हो और आपको लगता हो कि उस इंसान की इंटेंशंस गलत हैं, इंटेंशंस गलत है। मगर मसला तो ये है ना, जब हमारी अपनी इंटेंशन और अपनी नीयत गलत होती है तो हमें हर एक की ठीक नीयत भी बुरी लगती है। तो खैर इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहली जो चीज़ है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए, हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर एक इंसान एक टाइम पे एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकता या एक पार्टनर के साथ वो नहीं रह सकता, उसकी थॉट प्रोसेस वैसा है जो भी है, तो दैट पर्सन शुड बी ऑनेस्ट अपने साथ भी और अगले के साथ भी। फिर अगले की मर्जी है कि वो आपके साथ चले या ना चले, उसको एटलीस्ट ऑनेस्ट होना चाहिए अबाउट हिज और हर लाइफ। तो ये जो कपल थेरेपी वाला मामला है, मैं तो चाहूँगा कि आपके साथ इस पर मैं डिटेल से बात करूँ, मगर अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और तो आप नेक्स्ट हमें जब टाइम देंगी तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे बात करेंगे कि कपल थेरेपी में या जो कपल्स हैं उनको आपस में किस तरह रहना चाहिए, टॉक्सिसिटी क्या होती है, और ये बाकी जो जितनी टर्म्स हैं जिन्होंने माशरे में हमने जिनको यूं करके फेंक दिया और माशरे में खलारा मचा दिया, इससे भी ज़रा थोड़ी सी जान छुड़ाएं, थोड़ी क्लिनजिंग करें, लोगों को बोलें भाई होश में आओ। तो बहुत शुक्रिया कुर्तलैन साहिबा, आपने बहुत हमें फ्रूटफुल चीज़ें बताई। शायद हमारे नाजरीन को ये देख के समझ में आ जाए कि भाईजान साइकोलॉजी कि एक टर्म से ना आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते हैं। साइकोलॉजी की 2 टर्म्स अगर आपको पता चल गई ना, आप लोगों को लेबल नहीं कर सकते। और ये सब करने से आपको सिर्फ एक फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रील वायरल हो जाएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर वो रील वायरल होने की वजह से जो माशरे को नुकसान होगा, क्योंकि किसी एक इंसान ने भी वो रील देख के, आपने जो गलत बातें आगे शेयर की हैं, उन गलत बातों को देख के एक इंसान ने अपनी लाइफ अगर ख़राब कर ली तो उसका कारमा तो आपकी तरफ आएगा, उसकी बददुआ तो आपको लगेगी। तो खुद से अपने आप को बेहतर करें। तो और ये जितनी भी साइकोलॉजी आप रील्स में देखते हैं, और जितनी भी साइकोलॉजी के, चले आपको पता है साइकोलॉजी का, तो आपको कोई राइट नहीं है किसी को लेबल करने का, आपको कोई राइट नहीं है वो किसी पे अप्लाई करने का। तो वो आप खुद पे अप्लाई करें, अपनी साइकोलॉजी से आप खुद को बेहतर करें, बजाय कि आप दूसरों के पर्सनल साइकोलॉजिस्ट बनना शुरू कर दें। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।